नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एबीपी गंगा के इस न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। अब बस 3 महीने का इंतजार और तय हो जाएगा कि यूपी में किसकी बनेगी सरकार, कौन किस पर गरजा, कौन किस पर बरसा, ये सब दिखाएंगे आपको। किसकी कैसी तैयारी, कौन किस पर भारी, ये भी बताएंगे आपको। कौन किससे मिला, किसका कौन सा फॉर्मूला, ये समझाएंगे आपको। चुनाव से जुड़ी कोई भी खबर आपसे छूटेगी नहीं, सियासी हलचल पर हमारी कवरेज रुकेगी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी चुनाव का सबसे बड़ा रण, 7 का समीकरण। आपको तमाम खबरें दिखाएंगे, लेकिन यूपी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त हमको मिल रही है। 28 से 30 दिसंबर तक यूपी दौरे पर मुख्य चुनाव आयुक्त रहेंगे उत्तर प्रदेश के दौरे पर। जी हां, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा लखनऊ में 3 दिन तक लगातार बैठकें करेंगे। 30 दिसंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अपनी तमाम बैठकों के बाद और अपने 3 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे के समापन पर। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा 28 से 30 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। तो एक तरफ चुनावी समर में सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन इस बीच अदृश्य दुश्मन यानी कोरोना की दस्तक के बाद कोर्ट की ओर से दी गई सलाह पर सियासत शुरू हो गई। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को लेकर हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की है। हाईकोर्ट ने सलाह दी है कि कुछ वक्त के लिए चुनाव टाल दिए जाएं, क्योंकि जान है तो जहान है। लेकिन यह सलाह माननीयों को रास नहीं आई है। रिपोर्ट देखिए। यूपी चुनाव पर कोरोना का साया और कोरोना महामारी दुनिया के अंदर उस हर एक तबके को अपने चपेट में ले रही है जो लापरवाही कर सकता है। तो क्या टल जाएंगे यूपी चुनाव? हम अगले हफ्ते उत्तर प्रदेश जाएंगे और वहाँ भी हम सब समीक्षा करेंगे। उसके बाद जो भी उचित निर्णय किया जाएगा कमीशन में बैठ कर वो हम लोग करेंगे। हाईकोर्ट का सुझाव, टाले जाए चुनाव। फिलहाल चुनाव तो होना ही चाहिए, लेकिन पाबंदियां बहुत कड़ाई से लागू करके होनी चाहिए। हमारी सोच ये है कि चुनाव हो, लेकिन भीड़ भाड़ न लगे। हाईकोर्ट के सुझाव पर अब सियासी घमासान। बीजेपी चुनाव हारने जा रही है और हो सकता है इससे घबराकर बीजेपी चुनाव टालने के लिए कोई बहाना ढूंढ रही है। हाईकोर्ट की राय पर विपक्ष ने उठाए सवाल। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उच्च न्यायालय जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं में बैठे हुए लोग अब इस तरह के फैसले, अनवांटेड फैसले करने लगे। यूपी में कुछ ही समय बाद होने वाले विधानसभा चुनाव पर कोरोना संकट गहराने लगा। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से चुनाव टाले जाने के सुझाव पर सियासतदानों के बीच दावे और दलीलें शुरू हो गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की राय को सपा सांसद राम गोपाल यादव ने दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए भाजपा पर हमला बोला। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उच्च न्यायालय जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं में बैठे हुए लोग अब इस तरह के फैसले, अनवांटेड फैसले देने लगे। किसी ने मांग तो की नहीं थी उनसे इस बात की। मेरी मांग है कि सर्वोच्च न्यायालय इस पर स्वयं सुओ मोटो नोटिस ले और इस तरह के डायरेक्शन देने वाले लोगों के खिलाफ प्रॉपर जो एक्शन होना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है। सुप्रीम कोर्ट को ये काम करना चाहिए। मेरा अनुरोध आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से भी ये हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जनमानस पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी चुनाव हारने जा रही है और हो सकता है इससे घबराकर बीजेपी चुनाव टालने के लिए कोई बहाना ढूंढ रही है। ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ नहीं है। दूसरी बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा कि सावधान भी सतर्क विकल्प। वो तो सावधान सतर्क तो हमेशा रहना चाहिए जब तो कोरोना खत्म न हो। ओमिक्रॉन इज नॉट ए पॉइंट फॉर दैट। साथ ही समाजवादी पार्टी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की सलाह को सियासी स्टंट से जोड़ दिया। सिर्फ राम गोपाल यादव ही नहीं, बल्कि यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने भी हाईकोर्ट की राय पर तमाम सवाल खड़े कर दिए। जबकि
सत्ता पक्ष की तरफ से अभी खुलकर जवाब सामने नहीं आया। कोविड नियमों का पालन करते हुए कोई भी रैली मीटिंग उचित है, लेकिन नियमों का पालन किया जाए, दूरी बनाए रखा जाए। पूरा कोविड काल में ही तो बंगाल का चुनाव हुआ, तो संवैधानिक बाध्यता है चुनाव। पंचायत चुनाव हुआ, संवैधानिक बाध्यताकरण से हुआ। चुनाव टालने की बात असंवैधानिक है। कोरोना को देखते हुए आगे सख्ती करेगी गवर्नमेंट? नहीं, जो भी गाइडलाइन का कोविड-19 गाइडलाइन का जो भी पालन होगा उत्तर प्रदेश में हम करेंगे। कोरोना को देखते हुए आगे सख्ती करेगी गवर्नमेंट? नहीं, जो भी गाइडलाइन का कोविड-19 गाइडलाइन का जो भी पालन होगा उत्तर प्रदेश में हम करेंगे। दरअसल देश भर में कोरोना का खतरा एक बार फिर बढ़ने लगा है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मुश्किलों को बढ़ा रहा है। बढ़ते संक्रमण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिंता जताई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधानसभा चुनाव टालने को कहा। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे का हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। पीएम और चुनाव आयुक्त को चुनाव टालने की सलाह दी। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर कोर्ट का बयान था, चुनावी रैलियों और सभा रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर विचार करें। मैं कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन और कर दिया है रिगार्डिंग इलेक्शन कि अगर जरूरत समझा तो महीने 2 महीने के लिए सिलेक्शन को आगे पोस्टपोन कर दिया जाए। ये बात अलग है कि 2022 चुनाव की तैयारियों में जुटे सियासतदानों को हाईकोर्ट की सलाह जरूर चुभी होगी। इससे इतर अब चुनाव आयोग भी कोरोना के ताजा हालातों की समीक्षा करने में जुटा है। तो वहीं यूपी सरकार ने प्रदेश में कल से नाइट कर्फ्यू लगाने का भी फैसला लिया है। बेशक माननीयों को ओमिक्रॉन खतरा ना लगता, लेकिन सच तो ये है कि कोरोना का ये खतरनाक रूप यूपी में भी दस्तक दे चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं सपा नेताओं और उनके करीबियों पर छापेमारी को लेकर भी भाजपा और सपा के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। सपा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि इस छापेमारी में कहीं कुछ नहीं मिला और अगर ऐसा ही छापा डालना है तो अडानी के यहाँ छापा डालें, देखें कितना मिलता है। वहीं डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का कहना है कि इनकम टैक्स का किसी पार्टी या नेता से कोई मतलब नहीं होता। अगर उसे कोई शिकायत मिलती है तो वो कार्रवाई करता है। समाजवादी पार्टी के 3 लोगों के यहाँ रेड हुआ, मैनपुरी में मनोज के यहाँ, मऊ में राजीव राय के यहाँ, लखनऊ में नीटू के यहाँ। कुछ भी नहीं मिला, कहीं भी झूठ बोलता है अगर कोई कहता है। किसी इनकम टैक्स के अधिकारी ने कहा कुछ मिला? अरे उनसे क्या, तमाम बिजनेसमैन इस देश के, अडानी क्या डाल दो 100 अरब मिल जाएगी। कार्रवाई इस आधार पर नहीं करती कि कौन किस दल का है, बल्कि अगर किसी की कोई शिकायत है उस आधार पर कार्रवाई होती है। किसी के प्रति कोई भी प्रेजुडिस होकर सरकार काम नहीं करती। विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने एक बड़ा दांव चला है, जिससे न सिर्फ एक बड़ा मुद्दा खत्म होगा बल्कि कई हजार घरों में खुशियों की लहर भी दौड़ेगी। लखनऊ में पिछले 6 महीने से ज्यादा वक्त से आंदोलन कर रहे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को अब बहुत राहत मिली है। योगी सरकार ने आरक्षित वर्ग के प्रभावित अभ्यर्थियों को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब यूपी सरकार आंदोलन कर रहे 6,000 अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने वाली है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के मुताबिक 28 दिसंबर तक आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन हो जाएगा और 29 दिसंबर को परीक्षण के बाद 30 दिसंबर को चयन सूची जारी की जाएगी। खबर है कि 6 जनवरी 2022 तक सारी प्रक्रियाओं को पूरी करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी बांट दिए जाएंगे। और इतना ही नहीं, 17,000 पदों पर नई भर्ती का भी आश्वासन दिया गया है। अगर 2022 चुनाव के लिहाज से देखें तो इस मुद्दे पर लखनऊ में लंबे वक्त से अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें विपक्ष ने न सिर्फ समर्थन दिया था बल्कि लगातार सरकार पर इस मसले पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन अब यह बड़ा दांव बहुत राहत देने वाला है। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में आखिरकार उत्तर प्रदेश की सरकार को समाजवादी पार्टी संघर्ष के सामने झुकना ही पड़ा। समाजवादी लोग हमेशा समाज में सामाजिक न्याय दिलाने के लिए, समाज के हर वर्ग को न्याय दिलाने के लिए समाज में संघर्ष करते हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अंततः सरकार को उनकी आवाज के आगे झुकना ही पड़ता है। मैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार से भी कहूंगा, जो पुलिस द्वारा अपने अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसाई थी, उन्होंने जो इतने दिन तक कष्ट झेला है, अब उत्तर प्रदेश की सरकार को उन अभ्यर्थियों से माफी मांगनी चाहिए। उधर रायबरेली के दौरे पर अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नायक वाला अंदाज दिखाई दिया। विकास योजनाओं की सौगात के कार्यक्रम में उन्होंने डीएम की संडे की छुट्टी को रद्द करते हुए जन सुनवाई करने के आदेश दिए।
फिल्मी अंदाज में स्मृति ईरानी ने डीएम रायबरेली को कैंप लगाकर शिकायतों के निस्तारण के निर्देश दिए। दरअसल स्मृति ईरानी रायबरेली में 3 कार्यक्रमों में शामिल होने पहुंची थी। सलोन विधानसभा में 4 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करने पहुंची स्मृति ईरानी के पास बहुत सारे लोग शिकायतों का पुलिंदा लेकर पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने मंच से ही अफसरों को लोगों की समस्या सुलझाने के आदेश दिए। गत 2 वर्षों से सांसद के नाते प्रयासरत हूँ कि प्रशासन के प्रतिनिधि और अफसर वो स्वयं गांव-गांव जनता के सम्मुख उपलब्ध हों। मेरी इस अभिलाषा को समर्थन यहाँ पर प्रशासन ने गत 2 वर्षों में, जब से मैं सांसद हूँ तब से किया है। इसके लिए प्रशासन का आभार और अभिनंदन है। मैंने बार बार इस क्षेत्र की जनता के लिए यही प्रयास किए हैं कि जनता को प्रशासन तक जाने में अगर कोई चुनौती होती है तो इसके एवज में प्रशासन स्वयं जनता के मध्य में कैंप लगाए। जब लॉकडाउन था तब हमने डिजिटली ये कैंप लगाए थे। अब तक पूरे अमेठी लोकसभा क्षेत्र में प्रशासन से डायरेक्ट संबंध हमने लगभग हर न्याय पंचायत में स्थापित करवा के दिया है। आज उसी श्रृंखला में जनपद रायबरेली में विधानसभा सलोन में डीएम साहब ने मेरे इस आग्रह को स्वीकार किया कि परसदेपुर में रविवार को, जब वैसे तो प्रशासनिक अधिकारी को छुट्टी का प्रावधान है, लेकिन वो जनता की मांग को देखते हुए मेरे आग्रह को स्वीकार करते हुए रविवार को यहाँ इसी जगह पे धन्यवाद। तो एक तरफ रायबरेली में स्मृति ने ऑन द स्पॉट फैसला कर दिया, तो बदायूं में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल भी मौके से नहीं चूके। मौका था महिला सम्मेलन का और वहां केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने गाना गाकर और फिर से योगी सरकार बनने का दम भरा। यहां पर इस कार्यक्रम में उनके साथ यूपी सरकार में राज्य मंत्री गुलाबो देवी भी थी, जहां गीत गाकर महिलाओं को रिझाया गया और सरकार बनाने की अपील की। उनका राज समाप्त किया योगी ने, पूरा दिलाया समान, कानून व्यवस्था सुधारी योगी ने, किया बड़ा उपकार यूपी में, फिर से चली बहार यूपी में, फिर से चली बहार बनेगी, फिर से योगी सरकार यूपी में, ऐसी चली बहार यूपी में, ऐसी चली बहार। इधर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर यानी कल योगी सरकार प्रदेश के युवाओं और छात्रों को मुफ्त मोबाइल और टैबलेट बांटने की योजना शुरू करने जा रही है। मोबाइल और टैबलेट वितरण का ये कार्यक्रम लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में आयोजित होगा और इसके तहत पहले चरण में अंतिम साल के छात्रों को मोबाइल और टैबलेट बांटे जाएंगे और इसमें प्रदेश के हर जिले से छात्र छात्राएं शामिल होंगे। यहाँ पर आपको ये भी बताएं कि यूपी सरकार 1 करोड़ युवाओं को मुफ्त में मोबाइल और टैबलेट बांटने वाली है। इसके तहत पहले चरण में 60,000 मोबाइल फोन्स और 40,000 टैबलेट्स बांटे जाएंगे। चुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान न हुआ हो, लेकिन सियासी पार्टियां चुनावी माहौल के तहत अपने अपने दांव चल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या का दौरा किया। यहां पर उन्होंने कई करोड़ की 200 से ज्यादा योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने अयोध्या से कई जिलों को आयुष अस्पताल की सौगात दी। सीएम अयोध्या से ही इन जिलों के लिए 50-50 बेड्स वाले आयुष अस्पताल का शिलान्यास और लोकार्पण किया उन्होंने, और साथ साथ 500 आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर्स की भी उन्होंने सौगात दी। वहीं उन्होंने जीआईसी मैदान में 2 दिन के प्रदेश स्तरीय आयुष मेले का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज का शिलान्यास और यहां से कई राजकीय आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज का भी शिलान्यास किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी वहां पर मौजूद रहे। सीएम योगी ने वहां पर जनसभा को भी संबोधित किया। आज यहाँ पर ये आयुष का 2 दिवसीय मेला भी आयोजित हुआ है। इसके साथ ही उन्नाव, श्रावस्ती, गोरखपुर, हरदोई, संभल, मिर्जापुर में भी 50-50 शैय्या के एकीकृत आयुष चिकित्सालय के शिलान्यास का कार्यक्रम भी हो रहा है। साथ साथ लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, संत कबीर नगर, ललितपुर, कौशाम्बी, सोनभद्र और देवरिया में 50-50 बेड्स के एकीकृत आयुष चिकित्सालयों का लोकार्पण और 500 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भी लोकार्पण का कार्यक्रम आज यहां पर एक साथ प्रारंभ संपन्न हुआ है।
और वहीं अयोध्या से सीएम योगी ने विपक्ष पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक और पीएम मोदी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार है तो दूसरी ओर राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग। तो एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दूसरी तरफ वे लोग भी थे जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। भाइयों बहनों, राम भक्तों की सरकार चाहिए या राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाली सरकार चाहिए? इससे पहले अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आज रामलला के दरबार में भी गए। वहां पर उन्होंने दर्शन पूजन और आरती की और वहीं सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी मंदिर में भी पूजा अर्चना की। मंदिर निर्माण वाली जगह का उन्होंने निरीक्षण भी किया और टीवी स्क्रीन पर आपकी इस वक्त 3 तस्वीरें हैं। इसमें सीएम योगी को पूजा पाठ और मंदिर का निरीक्षण करते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान सीएम योगी ने संतों के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और यहां से राम मंदिर को लेकर उन्होंने बड़ा संदेश भी दिया। और अब बात 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही रैलियों और जनसभाओं की। अयोध्या के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच का दौरा किया। वहां पर उन्होंने 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की 98 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम योगी ने यहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल का सम्मान होना चाहिए था, लेकिन देश तोड़ने वाले जिन्ना का महिमा मंडन करते हैं। ये विकास की योजनाओं पर डकैती डालते हैं। सीएम योगी ने यह भी कहा कि ये नौजवान और किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। वल्लभ भाई पटेल का सम्मान होना चाहिए था, लेकिन भाइयों बहनों, जो देश तोड़क हैं वे कहीं किसानों का शोषण करते हैं, कहीं नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, कहीं राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं, कहीं जिन्ना जैसे देश तोड़क का महिमा मंडन करते हैं और कहीं पर जब उन्हें अवसर मिलता है तो प्रदेश के विकास की योजनाओं पर डकैती डालने का कार्य करते हैं। 2022 चुनाव में सत्ता के लिए सियासी दलों की जोर आजमाइश जारी है और इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी ने संगम नगरी प्रयागराज में रैली की। यहां पर प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रतापगढ़ समेत कई जगहों के कार्यकर्ता शामिल हुए। सरदार पटेल संस्थान में हुए इस सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने सरकार पर तीखे प्रहार किए। महंगाई, कानून व्यवस्था, कोरोना मैनेजमेंट समेत हर मुद्दे पर उन्होंने सरकार पर सीधा हमला बोला। कार्यकर्ता सम्मेलन में सतीश चंद्र मिश्र तल्ख अंदाज में भाजपा पर हमले करते दिखाई दिए और 2022 में सरकार बनाने का दावा भी किया। समाज के लोगों ने मिलकर के साथ में भी आज इस प्रदेश में सुरक्षित कौन है? डॉक्टरों की हत्या हो रही है, इंजीनियरों की हत्या हो रही है, जो नौकरी पेशा के अलावा जो अपना काम धंधा करते हैं, छोटे छोटे कारखाने चलाते हैं, उनको लूटने का काम, उनको धमकाने का काम और उनकी हत्याएं भी हो। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के तमाम दल जातीय समीकरण फिट करने में जुट गए। यूपी चुनाव में निषाद वोट बैंक पर हर सियासी दल की नजर है। करीब 5% वोट बैंक वाले समाज को लुभाने की कोशिश में सियासी दलों की ओर से बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं। गोरखपुर में कांग्रेस ने भी निषाद समाज से जुड़े कार्यक्रम में बड़े वादे किए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर निषाद समाज की सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस घोषणा पत्र में निषाद समाज की सभी मांगों का ख्याल रखेगी। है वो प्रतिनिधित्व भी चाहते हैं और समाज के लिए नीति भी चाहते हैं, तो मछुआ बोर्ड का भी गठन उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने किया है। मछुआ नीति भी लाई जाएगी और कृषि का दर्जा भी दिया जाएगा। कांग्रेस की सरकार बनी तो पुनः बालू, मिट्टी, जमीन पर आपका हक वापस किया जाए। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आज भारतीय जनता पार्टी नदी नालों के पट्टों का अधिकार आपसे छीन लिया, बालू और मिट्टी का अधिकार आपसे छीन लिया और आज बड़े बड़े कारपोरेट उस बालू के खनन में लगे